अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं उशा फकीरा और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह सीनियर जर्नलिस्ट फरोख्त हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम फरोख्त, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, अपना सुनाइए। मैं ठीक हूँ नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी से। सुप्रीम कोर्ट का पनामा लीक्स केस का फैसला कल सुनाने का ऐलान। नाराज नहीं हूं और ना किसी ओहदे की ख्वाहिश रखता हूं, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार। सुप्रीम कोर्ट की इमरान खान को मनी ट्रेल का मजीद रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। आपने देखेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिस्कशन होगी आज के शो में। आप भी हमारे शो में शिरकत कर सकते हैं। लाइव कॉल टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, मैं भी रिपीट कर देती हूँ। टेलीफोन नंबर 051-921-2643, दूसरा नंबर है 051-921-2644। जो भी आपका सवाल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आज के हमारे तीनों टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें लाइव कॉल करके हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस फैसले से जिसका इंतजार सबको था और पनामा लीक्स का फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। आज इस हवाले से ऐलान भी कर दिया गया है और नाज़रीन कल आपको बताते चले कि 11:30 बजे तक जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 5 रुकनी बेंच सुनाएगा, जिसकी सरबराही जो है वो आसिफ सईद खोसा साहब कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलिए जो समाअत मुकम्मल हुई थी पनामा लीक्स के हवाले से, पनामा केस के हवाले से, वो मुकम्मल हुई थी 21 जुलाई को और उसके बाद फैसला महफूज कर दिया गया था। और आज जो है बता दिया गया है कल सुबह 11:30 बजे जो है वो फैसला सुनाया जाएगा। 5 रुकनी बेंच है जो कि फैसला सुनाएगा। सरबराही जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आसिफ सईद खोसा साहब कर रहे हैं, जबकि बाकी बेंच में जो जजेस शामिल हैं जस्टिस इजाज अफजल साहब हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब शामिल होंगे, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस अजमत सईद जो हैं ये शामिल होंगे। और ये 5 रुकनी बेंच है जो कि पहले भी बना दिया गया था, जिसने पूरी की पूरी केस की समाअत की थी। और उसके बाद हमने देखा था कि डिसीजन आया था जिसमें 3-2 का डिसीजन था, 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट था और बाकी 3 जजेस ने GIT बनाने का कहा था। और जिस तरह से मेजोरिटी का डिसीजन था तो वो प्रीवेल कर गया और उसके बाद GIT बनी। और अब जाके कुछ कंफ्यूजन से लेकिन वो क्लियर हो गया और अब जाके जो है कि पहले कहा जाता था शायद 3 जजेस फैसला सुनाएंगे, लेकिन अब बता दिया गया कि 5 जजेस जो हैं वो इसका फैसला सुनाएंगे। फरूख, सवाल ये आपसे पूछूं कि किस तरह का फैसला मुतवक्के है, किस तरह का फैसला आ सकता है? आज मुझे ये पूछने दिया जाए कि क्या लग रहा है, क्या डिसीजन हो सकता है? अगर ये आज की बजाय कल आप पूछ लेंगी तो मेरे ख्याल में ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, जरूरी बात है, उसके बाद फिर बात करना बेहतर होगा ना। लेकिन मैं आपको 2 बातें कह दूं। अगर आप प्राइवेट मीडिया और खासतौर पे वो जो एंटी गवर्नमेंट मीडिया की बात करें तो वहाँ पे तो बड़े भंगड़े पड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये 5 जजेस में से 2 जज साहिबान ने तो पहले फैसला दिया हुआ है, अगर एक साहब ने भी दे दिया फैसला हुकूमत के खिलाफ या कोई पहले वालों से मिलता हुआ तो उनके जो पसंद का फैसला आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है वो आज के दिन प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी हम बात करते थे कि मेरा भी कंसेंसस था ना, मैं बार बार आपको बताता था कि मुझे जहाँ तक आवाज़ें आती हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 3 जज साहिबान फैसला सुनाएंगे और उसके बाद अब ये 5 वाला जो हो जाना वो आपके सामने। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब ये फैसला आया तो मैंने उस वक्त आपको बार बार एक कैविएट दिया था और वो ये था कि क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड केस है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह के नौयत के केस पे सुप्रीम कोर्ट की GIT नहीं बनी, ना ही इस तरह का बेंच बना है, तो ये बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वो कहते हैं शेर जंगल का बादशाह होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला कर सकती है कि 3 मेंबरान का बेंच हो, 5 का हो या फुल कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट में चला जाए। पर फिर कंफ्यूजन इतना अरसा क्यों रहा है? आप भी सुनते रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब जो कि वज़ीर आज़म साहब के बच्चों के वकील भी रहे हैं, वो भी टॉक शोज में जब उनसे सवाल पूछे गए तो वो बताते रहे कि नहीं जी 3 जजेस जो हैं वो फैसला सुनाएंगे। क्या वजह है कि वकला तक में भी कॉन्फ्लिक्ट था, समझ नहीं आ रही क्या होने वाला था, जजेस ने क्लियर नहीं किया था। पहले तो सलमान साहब के बारे में कह दूं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन जैसे ही बहुत सारे दोस्तों से
میں سن کے یہ آرگومنٹ دے رہا تھا. لیکن سلمان صاحب جو ہے نا وہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایک تو تاریخ میں ایک تو ہوتا ہے قانون نہیں بنا ہوا, ایسا قانون نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سارے کا سارا طے ہو کہ اب آگے کیا ہوگا. اور بہت سارے قوانین کی ایک لبرل انٹرپریٹیشن کر کے یہ کیس پورے کا پورا کیا گیا ہے. اچھا, دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پریسیڈنٹس بھی نہیں ہے. اگر قانون نہ ہونا جی تو اس کے بعد ہوتا ہے کہ عدالت نے تشریح کیا کی تھی, اب تشریح نہیں ہوئی تھی پہلے. تو اب یہ جو بینچ ہے یہ پہلی دفعہ تشریح کر رہا ہے, تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ پریسیڈنٹ کیا ہوگا. اب یہ پریسیڈنٹ جو ہے سیٹ ہو رہا ہے, اب میرے خیال میں ہو گیا نا. اس کے بعد ہمیں کل پتا چل جائے گا کہ اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے. ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے, یہیں پہ معاملہ رہتا ہے, فیصلہ آتا ہے, یہ ڈسمس ہوتا ہے. ٹھیک ہے فاروق, ابھی جو آپ بات کریں تو یہاں پہ کیونکہ تھوڑی سی ایک اور کنفیوژن بھی رہی ہے, کیونکہ جس طرح 5 اور 3 کی بات بار بار ہوتی رہی, 5 ججز کی یا 3 ججز کی. اب یہ بھی کہا گیا کیونکہ جب 5 رکنی بینچ تھا تو 2 ججز تو اپنا فیصلہ سنا چکے تھے, انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ جو ہے وہ دے دیا. اس کے بعد 3 ججز کی بات تھی, ان کو کچھ کنفیوژن تھی جن کو چاہتے کہ کلیئرفیکیشن ہو جائے, تو GIT بن گئی. اب GIT کے بعد جو تھا تاثر یہی دیا گیا اور سمجھ بھی یہ آتی تھی, شاید ہمیں اتنی عقل نہیں تھی سمجھ نہیں ہو سکتا کہ میں کہا گیا کہ جی 3 ججز ہی بتائیں گے. اب آپ ادھر ہی جو 5 ججز سے فیصلہ سنانے والے ہیں, 2 ججز تو پہلے ہی فیصلہ سنا چکے ہیں. کیا ان کا فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے, کیا ان کا فیصلہ مختلف بھی ہو سکتا ہے, یا پھر اگر ان کا وہی فیصلہ برقرار رہنا ہے تو اگر ان کا ہونا ہے تو پھر بھی جو ہے نا ان کا بیٹھنا جو ہے کوئی بری بات تو نہیں ہے. میرے خیال میں ایک گیوز اے میسج کہ ان کا میسج, ان کا جو فیصلہ ہے وہ انکلوڈ کر لیا گیا. لیکن ایک بات ہے, میں نے ابھی آپ سے کہا, میں پورا لگاتار یاد رکھے اس پورے کیس میں نے میرٹس پہ بات نہیں کی. جب JIT کی ایگزیکیوشن چل رہی تھی تو اس وقت بھی میں نے اس کے میرٹس پہ بات نہیں کی. اب میں یہ دوبارہ سے آپ کو یاد دلاؤں گا جو بات میں بار بار کہتا تھا کہ آور سپریم کورٹ ان دس کیس has infinite powers. اگر وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ 2 جج صاحبان اگر نیا فیصلہ دینا چاہے تو فابیاب وہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو ابھی تک زبان زد خاص و عام پہ جو بات ہے اس کے اندر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ رہے گا, اس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا. دیٹ وڈ مین کہ وہ جو جسٹس شائق عثمانی کی ہم نے انٹرپریٹیشن کی بات کی تھی وہ جو ہے نا دیٹ ایکچولی اسٹینڈس ٹرو, اور وہ کل ہمیں نظر آئے گی. لیکن میرے خیال میں کیونکہ اب جو ہے 24 گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں رہ گیا ہے, بلکہ ایکچولی 12 گھنٹے 13.5 گھنٹے کا فرق رہ گیا ہے, تو ہمیں جو ہے بہت زیادہ اسپیکولیشن سے دور رہنا چاہیے. اس کی وجہ کیا یہ میں صرف اتنا ایک ہی, کیونکہ میں جا کے جو ہے میں آپ کو اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. کیا لگتا ہے کہ جو 2 ججز جو کہ پہلے فیصلہ سنا چکے ہیں وہ پھر سے بینچ کا حصہ ہیں اور یہ پورا 5 رکنی بینچ ہی فیصلہ سنائے گا, اور آبویسلی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں گے پچھلا فیصلہ اٹھا لو, نہیں, جو بھی انہوں نے اختلافی نوٹ یا کچھ بھی ہے وہ ان کا اپنا دوبارہ سے ہوگا. تو لگتا ہے کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے. اچھا, چینجز کے ایک وجہ ہے کہ جس کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا, انہوں نے پہلے تو ایبسولوٹ فیصلہ دے دیا تھا, لیکن درمیان میں GIT ہوئی ہے, GIT کے بعد جرا ہوئی ہے, جرا کے بعد بہت سارے ایویڈنسز کنٹینشس بھی ہوئے ہیں, اور کیس کا آپ کو اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کیس بن گیا یا فلائی سائٹ پہ چلا گیا. لیکن جج صاحبان کی جو نظر ہوتی ہے وہ آپ سے ہم سے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, کیونکہ دے آر ناٹ ایکچولی ججنگ ایوری تھنگ آن دا بیسس آف پالیٹکس. ہم تو یہ کہتے ہیں نا وزیر اعظم کا کیا ہوگا, ان کے سامنے ایک بڑا کلیئر کیس ہے کہ ایک صاحب ہے جن کے بارے میں کیس چل رہا ہے, اور ایک صاحب ہے یا چند صاحبان ہیں جو کہ ان کے بارے میں کیس کر رہے ہیں. اچھا, تو وہ انہوں نے میرٹس پہ دینا ہے, اور جو میرٹس ہیں اگر GIT کے بعد اس کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے تو شاید وہ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 ججز جو کہ اس کا حصہ بھی نہیں رہے GIT کی پوری کارروائی کا, جب لیکن ان کو کیونکہ دیکھتے رہے, سنتے رہے, آبزرو کرتے رہے, تو شاید اس آبزرویشن میں کچھ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کارٹ بلانچ ہے, اگر وہ چاہیں تو دے کین ڈو اینی تھنگ, بٹ زیادہ چانسز یہ ہے کہ وہ اپنے پرانے فیصلے کے ساتھ ہی ٹھہرے. بالکل, ٹھیک ہے, کالرز کو ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کون بات کر رہے اور کہاں سے؟ جاوید ترکھیلا سے بات کر رہا ہوں. جی جاوید صاحب بولیے. جی میرا پیغام یہ ہے. جی ہلو, جی فرمائیے جناب. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل جو بھی فیصلہ آئے گا اللہ کرے گا انشاءاللہ مسلم لیگ اور نواز شریف کے حق میں آئے گا. ٹھیک ہے, اگر حق میں نہیں بھی آتا تو میری عوام سے, خاص کر مسلم لیگ کے جو ووٹر ہیں, ووٹر اور سپورٹر ہیں, دوسرے لوگوں کی بات نہیں کرتا ہوں کورونا کی, ووٹر اور سپورٹر جو ہے وہ اپنے صفوں میں اتحاد رکھیں اور اتنا جدوجہد کریں کہ 2018 میں انشاءاللہ تعالی نواز شریف کو اس سے ڈبل
اور اچھی पोजीशन में हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। ये मैं आवाम से अपील करता हूँ कि अपने इर्द गिर्द जो लोग दूसरी पार्टियों में भी है उनको भी कन्विंस करें और नवाज शरीफ का जो मामलात है वो उसको समझाएं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू था और आपकी विशेष थी जो कि हमने प्रोग्राम में शामिल कर ली है। कॉल इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? मैं अच्छा बोल रहा हूँ क्वाड से। जनाब हमारा सर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दुआ है कि हमारा प्रेसिडेंट जो है ना, हमारा जो वज़ीर आज़म है मोहम्मद नवाज शरीफ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको इस जो है ना सानियत से बरी कर दे और इसको वही इज्जत बख्शे जो पहले था और इसको अल्लाह ताला जो है ना हयात जो है ना वज़ीर आज़म जो है ना हम इसको मानते हैं आवाम। बिल्कुल सही है जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें ग्रामी तो मैंने कैच नहीं किया, लेकिन जावेद साहब का मुझे नाम याद रह गया। आप दोनों साहिबान की बात पे एक कमेंट बनता है जो मैं थोड़ा सा आगे जाके दूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर लूँ। आपका आप आमतौर पर सवाल करती हैं, आपके ख्याल में आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? सबसे बड़ी खबर यही कि पैनामा का कल फैसला आ रहा है। अगर मैं कहूँगी नहीं तो फिर क्या असर? जॉन निसार की तरफ तो नहीं जा रहे आप? मैं हाँ जी की तरफ जाने लगी थी, लेकिन है, लेकिन मैं सिर्फ नुक्ते में ला रहा हूँ। इन्होंने जो कहा ना, मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब का जो मैसेज है आज के दिन वो बहुत इम्पोर्टेंट था और वो ये है कि हर हालत में फैसले को कबूल करना चाहिए और रियलिटी के साथ रहना चाहिए। मेरे ख्याल में दिस वाज दी हाईलाइट ऑफ टुडे। ये आप आगे जाएंगे मैं एलैबोरेट भी कर दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब करेंगे भी यही। और दोनों सूत्रों नवाज का मौके बार बार सुनते हैं कि जो एक और बात नहीं, और एक और बात आपने नोटिस नहीं की भाई, बात ये है कि बंदा मैं 10 दिन बोलता रहूं, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान का एटमी धमाका हुआ था ना 1998 में, उस जमाने में रोजाना खबरें आती थी, इंडिया की तरफ से हो गया था, पाकिस्तान का होना था, अखबारों में आता था आज हो सकता है धमाका, कल हो जाए, परसों हो जाए। 2 ऑर्गेनाइजेशन थी जो कभी नहीं नाम लेती थी कि धमाका होगा, एक द इकोनॉमिस्ट और दूसरा CNN, ठीक है। एक हफ्ते आगे आया कि जी अब इस हफ्ते उनको करना ही पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट क्योंकि वीकली है, और CNN ने ये बताना शुरू कर दिया कि वो जो जगह है वहाँ पे कंक्रीट डाली जा रही क्योंकि वो एक्सप्लोड करना होता है। उसी दिन धमाका हो गया। तो बात होती है ये वक्त पे करने की। तो चौधरी साहब और बाकी साहिबान, चौधरी साहब जिस दिन आए हैं और उसके 1 घंटे के अंदर हमें ये पता चल गया। आज उन्होंने एक और बात की जो कि बड़ी मोमेंटस है और बहुत स्ट्रांग है, जो आपको पता होना चाहिए। फिर मुझे पता है कि आपने अपने टॉपिक पे वापस नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि ये वो कह रहे थे, लेकिन नहीं जुमला जो है ना साथ जोड़ना, वो कह रहे थे मियाँ साहब बहुत लकी हैं। अब इस बात को जरा सोचिए और जरा इस पे सोचते रहिए और फिर अब आइए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 2 और बातें भी की हैं, वो भी अगले टॉपिक पे होगा, वो डिस्कशन चाह रही थी। लेकिन उससे पहले मुझे एक और बता दीजिए कि आपको लगता है कि इस बार जो फैसला है ये आपको लगता है कि कुछ इसमें इख्तलाफी नोट भी हो सकता है, या इस बार लग रहा है कि पूरा का पूरा यूनानिमस फैसला हो सकता है? मैंने आपको बताया, देखिए यूनानिमस तो अगर आप पिछले वाले दो जज साहिबान रिवाइज करें या फिर बिल्कुल सारे उनसे एग्री कर ले तो वो होगा। प्रोबेबिलिटी जो है ना डॉक्टर साहब, मेरा थोड़ा सा ताल्लुक प्रोबेबिलिटी और ये जो नंबर प्रोजेक्शन से है, थोड़ा सा एक्चुअली वाले काम भी हमने सीखे हैं, तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी में एब्सोल्यूट जो है ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कि 5 के 5 एक चीज पे एग्री कर ले, इधर या इधर, ठीक है। दरमियान में ये होना कि थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब ये भी हो सकता है, और प्रोबेबिलिटी जरा थोड़ा सा कम लगता है कि 3 जो है ना वो एग्री कर लेंगे और 2 साहिबान का पुराना बहाल रहेगा। लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं अगर ये 2 साहिबान रिवाइज करते हैं तो उधर से भी 3 साहिबान जो है वो नया अपना इनपुट दे सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में एब्सोल्यूट नंबर सबसे मुश्किल होता है कहना। आप मैथ्स का पेपर भी दे दें, आप कोई और पेपर दे दें, 100% मार्क्स लेना बहुत मुश्किल होता है। 98% हो सकता है, 95% हो सकता है, 99.9% हो सकता है, लेकिन 100%। इस एग्जाम की बात की जाए और उसके रिजल्ट की बात की जाए तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहा है या वाइवा कहना चाहिए वो JIT रही है। JIT किस कदर असरअंदाज हो सकती है आपको लगता है इस पूरे फैसले में? क्योंकि पहले यही लगा था कि शायद JIT का जो भी फैसला होगा वही फैसला हमें सुनाई देगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कितनी कॉन्स्पिरेसीज भी हुई, कितनी मुतनाज़ा चीजें भी हुई, कुछ काफी शकूक पे मबनी चीजें भी हमने देखी। तो आपको क्या लगता है कितने परसेंटेज लग रही है या कितने % लगता है कि वो अफेक्ट करेगा? आपकी बात से, और मैंने उस दिन भी जिस दिन फैसला महफूज हुआ था उस दिन भी मैंने जो है ना यही कहानी ट्रांसमिशन में बैठा था तो मैंने सुनाई थी। मैं छोटी सी सुना दूंगा और जावेद साहब को भी यही जवाब मैं देना चाहता था, लेकिन आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो ये है
کہ وہ اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے, ان کے زاویہ ایک پروگرام ہوتا تھا, ان کی کتاب کی بڑی وہ کمپائلیشن بھی ہے, اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ چینی کسان کا, کہ جس کے پاس ایک بڑا زبردست قسم کا گھوڑا آ جاتا ہے اعلیٰ نسل کا, تو سارے لوگ آ کے کہتے ہیں یار بڑا خوبصورت گھوڑا ہے, پھر بادشاہ کو وہ پسند آ جاتا ہے, بادشاہ کہتا ہے تمہیں خلت دوں گا, سب کچھ دوں گا, تو اس وقت لوگ کہتے ہیں تمہاری تو زندگی بن گئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں دوں گا, بادشاہ ناراض ہو کے چلا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں تم بے وقوف ہو. اس کے بعد وہ گھوڑا بھاگ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں تو تباہ ہو گیا, اتنا قیمتی گھوڑا بھاگ گیا. اچھا اس کے بعد وہ جب گھوڑا واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ 10 اور گھوڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں تم تو بن گئے. ٹھیک ہے, یہ جو ساری کی ساری کمنٹری چلی ہے نا, بال ٹو بال کمنٹری کی عادت ہمارے لوگوں میں, اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت جو اسپیکولیٹ ہوتا ہے عام طور پہ غلط اسپیکولیٹ ہوتا ہے. اس وقت ہمیں کیا فیکٹس پتہ ہے, 5 جج صاحبان جو ہے وہ کل فیصلہ دینے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ دے ہیو دا کارٹ بلانچ, دے ہیو ایبسولوٹ پاور ٹو سے وٹ ایور دے وانٹ ٹو. یہ بات ضرور ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ افتخار چودھری صاحب کا جو پریسیڈنٹ تھا اس کو وہ کوئی بہت اعلیٰ ایگزامپل نہیں ہے, اور اگر اس کو رکھا جائے تھا لیکن وہ جو ہے وہ پاپولر ڈیسیژن نہیں تھا نا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پاپولر ڈیسیژن کیوں نہیں ہو سکتا, میرے ووٹ سے وہ بنے, اب میرے ووٹ سے ہے تو مجھے حق ہونا چاہیے نا کہ میں ان کو ہٹاؤں. نہیں ہٹانے دیا گیا, میں نے تو اس وقت کالمز لکھے تھے کہ جی میرا حق مجھے دو. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میرے اردو کے کالم پہ بین لگ گیا تھا, بائی دا وے یہ بھی ہو گیا. لیکن میں آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہا ہوں, دا بیسک ریمینس کہ دا سپریم کورٹ ہیز میکسیمم پاور. اور اس وقت جتنے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں نا, دے آر ملٹیپل ڈائمینشنس, ملٹیپل آؤٹ کمز دیٹ کین ٹیک پلیس. مجھے ایک اچھی بات لگ رہی ہے, اور وہ یہ تھا, میں نے آپ سے جب بات کی تھی میں نے کہا تھا 4 آؤٹ کمز تو مجھے نظر آتے ہیں, شارٹ اینڈ سویٹ, شارٹ اینڈ بیٹر یا اگلی, اچھا لانگ اینڈ سویٹ اینڈ لانگ اینڈ اگلی, رائٹ. تو مجھے یہ تھا کہ جو لانگ دونوں پاسبلٹیز ہیں اس کے اندر لانگ اینڈ جو اگلی ہے نا, دیٹ از ہارریبل, تو اس لیے لانگ والی آپشن نہیں ہونی چاہیے. تو اب شارٹ کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اب فیصلہ تقریباً آ گیا, آپ کے سامنے آ رہا ہے کل کے دن. اب کیا اس کے بعد بھی کہانی چلتی رہے گی, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہیں پہ اس کہانی سے, کیونکہ کہانی کا کہیں موڑ اس طرف بھی ہو سکتے ہیں کہ بار بار سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ جامع تحقیقات کہتے رہے ہیں. نظر ایسا ہی آتا تھا, سمجھ ایسی آتی تھی کہ جو ریمارکس ہوتے ہیں ان سے ہی آپ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ججز کا بھی سب دھیان ہے کہ شاید ٹرائل کی طرف چیزیں جائیں گی. تو آپ کو کہیں سے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے تمام کے تمام ججز اس بات پہ متفق ہو سکتے ہیں کہ جی کیونکہ اس ٹائم پہلے 2 اختلافی نوٹ آ چکے تھے, لیکن اس کے بعد GIT دیکھتے ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ثبوت بعد میں دیے گئے, کئی ایسی چیزیں تھیں جو مشتبہ بھی ہمیں نظر آئیں. تو اب ججز کا دھیان ذرا اس طرح ہو کہ ٹرائل کی طرف چلی جائے, بار بار جامع تحقیقات کا مطالبہ. اچھا, ان سے کہا گیا, لیکن آپ تو اس دن وہاں موجود تھی نا جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے کیا جائے, انہوں نے کہا نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس کو فردر تھوڑا سا وہ کر لیا جائے. لیکن معاملہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو GIT کا نا, GIT کو سب سے امپورٹنٹ کہا جا رہا تھا اس وقت لوگ کہتے تھے, لیکن GIT کا ایشو یہ ہے کہ اس نے, ہم نے جیسے ہائی لائٹ بھی کیا تھا, اس نے بہت میجر پوائنٹ چھوڑ دیے تھے. مثال کے طور پہ ہمیں پتا ہے کہ قطری خط کے بارے میں جو ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا, معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنی اللہ بات دے رہا ہے تو آپ اس کے ریبٹل ضرور لے کے آتے ہیں, آپ ازمپشنز پہ اس کو ریبٹ نہیں کرتے. لیکن اب تو یہ فیصلہ کیونکہ محفوظ ہوا ہوا ہے, اب تو ہمارے سامنے آنا ہے, تو اس کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی 3-4 پاسبلٹیز ہیں. پریئر کیا تھی آپ کو یاد ہے نا, پریئر 62-63 کے بارے میں تھی کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ 2 صاحبان نے کہا کہ ہاں یہ معاملہ بنتا ہے, 3 صاحبان نے کہا کہ نہیں بنتا, یا کم از کم ابھی ہمیں تھوڑا سا اور انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, GIT بنانی چاہیے. GIT واز انپریسیڈنٹڈ, وہ بنی, اس نے اپنا کام کیا, اپنے وقت سے زیادہ, میرے خیال میں 60 دنوں میں انہوں نے 360 دنوں کا کام تو کم از کم کر کے آپ کو دکھایا. اب اس کے اندر ہر بندہ لہدت اور جی پیش کرتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے مس کر دی بہت ساری بات. تو اب پہلا تو پریئر جو ہے وہ 62-63 والی وہ کنسیڈر ہوتی ہے, اور وہ اس کا وعدہ بھی کیا تھا انہوں نے کہ ہم اس کو کنسیڈر ضرور کریں. بالکل. اچھا, اگر وہ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی 2 طریقے, ایک افتخار چودھری صاحب والا, دوسرا الیکشن کمیشن والا. اچھا, یعنی کہ وہاں سے اگر آپ نے مطلب مثال کے طور پہ بری کرنا ہے تو بری تو آپ وہیں سے ہوتا ہے نا, اس کے اوپر تو پھر چرچا ہی نہیں ہوگا.
लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई चीज डाउटफुल है तो देन यू कैन ऑल्सो डिसाइड। अगर इलेक्शन कमीशन को भेज देते हैं, यही इसी तरह से फैसला आता है, इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए और फिर 62-63 का देखा जाए, तो इस पे क्या हो सकता है, क्या चीजें आ सकती हैं? अगर इलेक्शन कमीशन को भेजा जाए मेरे ख्याल में वहाँ पे जाके फिर आर्गूमेंट होगा, वहाँ पे जाके काफी सारी क्वालिफिकेशन तरफ नहीं जाएगी, लेकिन नहीं फिर मेरे ख्याल में ज्यादा तो देखिए ना, अब एक चीज जो है ना वो नथर के आ रही है तो किसी एक डायरेक्शन में जा रही है ना, ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा खैर, लेकिन लंबा हो जाएगा, तूल हो जाएगा। अच्छा, अभी नहीं होगी, ये कहना चाह रहे हैं, अभी नहीं होगी, फैसला कल जो है ना नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि सारे कहेंगे इसके ऊपर ट्रायल के मामले पे जाना चाहिए, ट्रायल पे चला जाता है, यूनानिमस कह सकते हैं कि पांचों कह सकते हैं, कम से कम 3 साहिबान कह दें। ठीक है। अच्छा, दरमियान में ये भी हो सकता है कि क्योंकि 2 साहिबान ने तो पहले कहा है कि 62-63 लगती है, तो वो कहें कि ये भी लगाओ और फिर ट्रायल करो, वो एक और पॉसिबिलिटी है मेरे ख्याल में, दैट विल बी मोर डैमेजिंग। ये तो पॉसिबिलिटीज हमने कल के डिसीजन में कर दी, हम इतनी बात ही कर सकते थे इसके बारे में, कल डिसीजन आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन अब क्या करते हैं कि जो डिसीजन आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव या हक में या खिलाफ, उसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन इससे पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं निसार अहमद बोल रहा हूँ, तरबेला कॉलोनी अहाता टेक्सला से। जी निसार साहब बोलिए। जी मैं ये आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ इस वक्त, और कल के फैसले के बारे में आप लोग बहस कर रहे हैं और आप प्रेसिडेंट के बारे में कोई बात कर रहे हैं, तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये भी कोई प्रेसिडेंट बनने जा रहा है कि मुल्क के सबसे ताकतवर इंसान का जो है ना इस्तेमाल हो रहा है। सही है जी। जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने शामिल किया अपने प्रोग्राम में, एक और कॉलर इनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हो, कहाँ से? जी मैं वीराला कैंप से राना मदर बोल रहा हूँ। जी मदर साहब बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहता हूँ कि फैसला जो भी आए वो हमको मानना चाहिए, तो मगर फैसला अच्छा आना चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ के हाथ में आना चाहिए। अच्छा बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फैसला जो भी आएगा वो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का भी यही टेक है इस पे कि जो भी फैसला होगा, चाहे वो हक में आता है खिलाफ आएगा, वो तो उसको मानना ही पड़ेगा। और वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज बार बार के लिए नवाज शरीफ साहब ने बार बार ये बात कही कि जो भी मेरे खिलाफ फैसला या मेरे हक में फैसला है मैं उसको मानूंगा। इसके हवाले से मजीद बात भी करेंगे, कुछ अजम्पशंस के हवाले से बात करेंगे। अगर हक में फैसला आता है तो क्या होगा, खिलाफ फैसला आता है तो क्या होगा, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइंदा आने वाले इलेक्शन पर इसका क्या असर पड़ेगा, और साथ साथ अपोजिशन पे इसका क्या असर पड़ेगा, सारे वाले से बात करेंगे। मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जमीयत जमारात अदायगी हज हर मुसलमान की ख्वाहिश। हज का एक अहम रुकन जमीयत जमारात यानी शैतान को कंकरियां मारना है। जमीयत जमारात में इन हिदायत पर अमल करें। दौरान हज अपने मकसद के लिए मखसूस वक्त के अंदर ही जमीयत जमारात के लिए ग्रुप के हमराह रवाना हों। रमी के दौरान सब्र और तहम्मुल का दामन ना छोड़ें और धक्कम पेल से गुरेज करें ताकि बगैर किसी परेशानी और हादसा आपका हज मुकम्मल हो सके। 2013 जब पाकिस्तान माशी जुबूहानी का शिकार था, मगर आज 2017 में पाकिस्तान माशी ताकत के तौर पर उभर रहा है। ये है वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल कारकर्दगी की झलक। अल्लाह के फज़्ल व करम से पाकिस्तान तरक्की की जानिब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये दुनिया कह रही है पाकिस्तान के बारे में, और पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया के अजीम इक़्तिसादी क़ुव्वतों के अंदर शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान धन्यवाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और काउंटडाउन जो है वो बिगिन हो चुकी है, और वो जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंतजार जिस फैसले का किया जाता है, इनके पैनामा केस के फैसले का, वो कल सुनाया जाएगा। कल 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 रुकनी बेंच वो फैसला जो है वो सुनाएगा। फैसला कुछ भी हो सकता है, हम तो अजम्पशंस पे बात करें, ऑब्वियसली जो ऑनरेबल कोर्ट है वही कल फैसला सुनाएगी, और फैसला जो है वो हतमी फैसला होगा, सबको मानना भी पड़ेगा। थोड़ी सी अजम्पशंस की हम एक बार पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि हम कल अजम्पशंस नहीं रहेंगे, कल तो रियलिटी होगी जो भी हमारे सामने आ रही है। फैसला अगर हक में आता है तो क्या होगा? बन गया।
उसके बाद तो मेरे ख्याल में अनशेकेबल हो जाएगी ये गवर्नमेंट। ये इसीलिए शायद चौधरी निसार साहब का जो अगला वाली बात है उन्होंने कहा था कि अगर नहीं लकी की तो बात कर दी उन्होंने कहा कि अगर आप जीत जाएं तो रियलिस्टिक रहिएगा, ये ना हो कि जज्बात में आ जाए या किसी की बात सुन ले। अब फैसला अगर खिलाफ आता है तो क्या होता है? अच्छा, फिर अगेन ये है कि उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट तो अपनी जगह पे मौजूद है और इसका मतलब ये है कि अददी अक्सरियत जो कि PMLN को है वो भी हासिल है, तो PM न्याय जो है वो बनाने की तैयारी की जाएगी और उसके अंदर आप स्पेकुलेशन डेली सुनती रहती है। ये फरूक कितना टाइम का प्रोसेस होता है? ये मेरे ख्याल में बहुत जल्दी हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो नाम आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर तो जो है वो पहले से MNA है, तो उसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट को कॉल करना, वहाँ पे वोट इलेक्ट कराना, नॉमिनेट करना और वो हो जाना बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सियासत पे क्या लगता है असर पड़ेगा? मुझे पहले पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की सियासत पे क्या असर पड़ेगा? क्या धचका लगेगा अगर फैसला खिलाफ आता है? क्या कोई जो है, और 2018 के इलेक्शन में भी क्या मुस्लिम नवाज से इसका फर्क पड़ सकता है? मैं बाद में मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैंने आपको बताया था जब, बल्कि स्टार्ट से ही ना, जब से JIT का आया तो मैं उस वक्त ये बात बता रहा हूँ कि देखिए धचका जारी बात है, केस की नौयत ये है कि अगर नेगेटिव आता है तो उससे जो है ना परली साइड को बूस्ट मिलेगा अपोजिशन को, और उसका मतलब ये है कि उनके फेवरेट जो मीडिया चैनल्स हैं वो हमें महीने 1.5 महीने तक तो हमारा सर खाएंगे बहुत ज्यादा, बार बार कहेंगे देखा कामयाबी और फतह मॉरल फतह। लेकिन मसला ये है कि यू आर लिविंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। ठीक है, वो कहते हैं ना चाइनीज कर्स है, हालांकि नहीं है कि मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स, तो वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। और दूसरा वी आर लिविंग इन अ वेरी रफ नेबरहुड। एक साइड पे अफगानिस्तान, इंडिया, या ईरान के साथ भी जो होता है, फिर चाइना के और पाकिस्तान के साथ भी इंडिया जो है ना लड़ाई करने के मूड में। तो इन तमाम कहानियों के साथ जो है ना आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्टोरी होती है ना डॉक्टर साहबा, उसकी ट्रैक्शन जो है वो 24 घंटे होती है, 48 घंटे होती है। अगर इतना बड़ा आ गया तो महीने 1.5 महीने तक चलेगा जश्न, और उसके बाद एकदम जो है वो आपका फोकस वापस आ जाएगा किस पे? मुल्क के अंदर गवर्नेंस के ऊपर। जब गवर्नेंस पे आता है तो कौन अच्छा गवर्नेंस कर रहा है? देखिए ना, बात यह है कि PMLN को इलेक्शन में नहीं आप हरा सके, उसके बाद आप जो है गवर्नेंस में भी नहीं हरा सके, वरना 2018 तो 10 महीने दूर है, आप इंतजार कर लेते। अगर आप इसमें नहीं करा सके तो उसका मतलब ये है कि अभी जो जरिया आपने इस्तेमाल किया उससे थोड़ा सा डेंट मोमेंटरी पड़ता है, बाद में नहीं पड़ेगा। उसकी वजह है कि कोई ना कोई तो बंदा होगा जो लीड करेगा पार्टी को, और इसका मतलब ये है कि जब 10 महीने हो जाएंगे और इलेक्शन होगा तो PMLN के पास ज्यादा चांसेस होंगे कि वो आराम से। आपको लगता है वो वोट बैंक पे फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल में बहुत पड़ेगा। नहीं, वोट बैंक पे देखिए, अगर मिसाल के तौर पे कल फैसला आया, कल नेगेटिव फैसला आ गया, कल नेगेटिव फैसला, कल इलेक्शन करा दे तो शायद कोई फर्क पड़े। अगर 1 महीने तक कराएं तो शायद कोई नेगेटिव हो जाए, लेकिन उसके बाद 1.5 महीने के अंदर जो है ना दे विल बी रिचार्ज, they will be ready and they will come back with वो ferociousness, जिससे गवर्नेंस भी बेहतर हो जाएगी ज्यादा। और उसके बाद जो है वो जो पॉपुलैरिटी के इश्यूज है, वोटर का मसला ये नहीं है कि किसकी मॉडल फतह हुई है, वोटर का मसला ये है कि उसके 4 बच्चे उसके 4 बच्चे जो है बेरोजगार बैठे हैं तो उनको रोजगार मिलती है नहीं मिलती, उसकी बच्ची को पढ़ा इल्म नहीं मिल रहा है तो उसको मिलता है या नहीं मिलता है, उसके हेल्थ केयर का क्या होता है, उसके जो मंडी तक रसाई है उसके लिए कोई सड़क बनी हुई है या नहीं बनी हुई, तो ये कौन कर रहा है? ये PMLN कर रहा है ना। अब जरा अपोजिशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो तो अभी से खुश होना शुरू हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की बात जब जो आखिर में आ गई थी, PTI की बात जब ये काम नहीं किया तो उनको यही खुशी लग रही है, वो क्या इसको अपना मैंडेट लेके जा सकते हैं 2018 के इलेक्शन में? नहीं, एक तो बात ये है कि दूसरी साइड पे जो आपका तीसरा टॉपिक है, गालिबन हम आज शायद नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा हमारे पास कम होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। वो इतना सीरियस मामला चल गया है और फिर वही हुआ है कि कंट्रोडिक्शंस उनके केस में भी आ गई हैं, वो कि वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जी उन्होंने फैसला देना होता, मैं तो उनको कहता हूँ जस्टिस फवाद चौधरी, तो वो जस्टिस फवाद चौधरी साहब की अदालत में से तो इमरान खान साहब बरी हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि फंस गए। आज के दिन तो बल्कि ये लगा कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी फंस गए। अब मैं जुडिशियल विजडम की बात नहीं, लीगल विजडम की बात नहीं करने लगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल विजडम की बात कर रहा हूँ। तो ये है कि एक बड़ा चलता था ना -1, उसके अंदर ये भी कहा जाता था लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक ही चोच और एक की दो। मसला यहाँ पे सारों की चोचें ही जो है ना वो गुम होने का वो बात की जा रही है।
-1 फॉर्मूला हुआ तो इसका मतलब ये है कि हर पार्टी के अंदर कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट रहेगा जो कि प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो। वहाँ से जरदारी साहब जाते हैं तो बिलावल जरूर रहेगा। इधर से जो है PMLN के अंदर कम अज कम नहीं खास तौर पर CM साहब का और मरियम साहब आसाद आ जाता है दिल से। अच्छा, इस तरह से जो इमरान खान साहब की पार्टी का है, इमरान खान साहब की पार्टी के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आता था। शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो अकेले पार्टी को यूनाइटेड नहीं रख सकेंगे। JKT जहांगीर तरीन के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है और पैसा लोगों कोशिश जो होती है इकट्ठा कर लेगा। हाँ जी, तो जहांगीर तरीन साहब जो है उनके बारे में ये है कि कम अज कम अगर -1 हुआ है तो ये नहीं होगा कि एक बंदा भी ना बचे। तो मेरे ख्याल में JKT शायद बच जाए, इमरान खान साहब वो हो जाए, तो मौजूद सतह उनको भी नहीं मिल पाएगी, मुझे ये लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और अगर वज़ीर साहब के हक में आता है फैसला तो अपोजिशन का रद्दमल क्या होगा? वही वाली मन की सोच की, क्योंकि हामिल वो लोग हैं तो वही धरने होंगे और वही जो है वो 2018 में तो उनके पास कुछ भी धरना कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं हम सड़कों पे आ जाएंगे और कुछ बचता नहीं है उनके पास। नहीं, अगर फैसला अगर पाकिस्तान मुस्लिम नवाज की ये बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन है उसको मान रहे हैं। इमरान खान साहब और PTI के वाले से मैं कभी भी नहीं मान सकता। उनके अगर हक में फैसला आएगा तो मान जाएंगे, उनके खिलाफ फैसला आएगा तो कभी नहीं मानेंगे। अगर बाइज्जत बरी हो गए तो उसका मतलब ये देखिए ना, बात ये है कि जब ये केस स्टार्ट होने वाला था मैं तो लगातार ये कह रहा था ट्रस्ट द सुप्रीम कोर्ट। जब GIT हुई तो मैंने कहा कि ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है, वो आपके सामने आ गया। मैंने कहा था, हर बंदा कहता था, आप भी बार बार पूछती थी कि ये लंबा लटकेगा। मैंने कहा कि नहीं, मेरे ख्याल में ये कंक्लूड कर देंगे और आज एक एविडेंस है कि वो कंक्लूड करने जा रहे हैं जो भी होगा। लेकिन अब इस तमाम चीज के बाद आगे क्या होना है, कैसे होना है, उसके अंदर क्योंकि स्टार्ट में तो इमरान खान साहब कहते थे GIT क्या होती है भाई, और ये कौन है? और जी 17वें आपके भी हमने ऑडियो और विजुअल जो है देखे, हमने जो कुछ JIT के बारे में कहते हैं। सॉरी, किन की बात कर रहे हैं? रशीद साहब के बारे में बात नहीं करनी नहीं, सॉरी। अच्छा, आजकल भी उनके एक स्टेटमेंट में पूरे प्रोग्राम्स होते हैं तो करते रहे ना, एंकर बना दे उनको, पहले भी पैसे देने को चाहते हैं। पूरे प्रोग्राम्स होते हैं, एंकर करते हैं। तो ठीक है ना, अगर मैं अपनी पकड़ उठा के आपके पाँव के नीचे फेंकने को तैयार हूँ तो फिर आपको तो इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, शेख रशीद साहब और एंकर जाने। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अब ये हुआ है कि एम्पावर के GIT को भी अपने नैरेटिव के जरिए, मीडिया ने भी और PTI ने भी, तो अब और सुप्रीम कोर्ट को भी किए, तो अब जो है जो भी फैसला आएगा they will look ridiculous अगर वो डिसओन कर दें उसको। तो इसका मतलब ये है कि कल जिस साइड पे भी फैसला आता है उसको दोनों साइडों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि आज के पैनामा की खबर सबसे बड़ी है, लेकिन फाफा चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर ही बहुत बड़ी है। और नाज़रीन, जो कॉन्स्पिरेसी जो है हमें सुनाई दे रही थी, जो बार बार बातें की जा रही थी और वज़ीर दाखिला चौधरी साहब से मंसूब की जा रही थी कि शायद वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। ये भी कहा जा रहा था कि वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, नाराज बैठे हैं, लड़कर बैठे हैं और कोई भी वक्त आने वाला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जो है वो इस्तीफा दे देंगे। ये बात जो है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के अंदर से नहीं आ रही थी, बल्कि अपोजिशन की तरफ से आ रही थी, बल्कि ऐसे लोगों की तरफ से बात आ रही थी जिनके साथ शायद चौधरी साहब का मिलना जुलना भी नहीं है, सलाम दुआ भी नहीं, लेकिन वो लोग उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे थे। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आखिरकार चौधरी साहब ने कर ली। उनके पहले भी वो करना चाहते थे, लेकिन उनकी तबियत नासाज थी, उससे पहले जो है वो लाहौर ब्लास्ट भी हो गया था, जिसकी वजह से चौधरी साहब को अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो मुलतवी करना पड़ी। लेकिन आज आखिरकार चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उनका कहना भी यही था कि ये बड़ी मुश्किल, और जब से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, जिसकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की है, लातादाद की हैं, तो सबसे मुश्किल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि मैं करने जा रहा हूँ। और आखिरकार चौधरी साहब ने बात भी की, लेकिन सबसे बड़ी बात वो कि वो जो उम्मीदों पर पानी फिर गया उन लोगों के जो कि प्यार बैठे थे कि कहीं ना कहीं से इस्तीफा हमें जो है वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही प्यार का पहले तो चौधरी साहब ने जो है, जो कि वज़ीर दाखिला ने इजहार किया पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से, नवाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से जो है वो मोहब्बत है, मेरा प्यार का रिलेशनशिप है, और ऑब्वियसली वज़ीर आज़म साहब से उसी तरह का प्यार का रिलेशनशिप है और मैं किसी सूरत भी वज़ीर आज़म साहब को नहीं छोड़ सकता, आम सिचुएशन में नहीं छोड़ सकता, तो ये तो एक क्रिटिकल सिचुएशन भी है। साथ उन्होंने कहा कि मेरी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ बातें हैं जो शायद सुनी नहीं गई या उस तरह से उन पर बात नहीं की गई, तो तहफ़्फ़ुज़ात हो जाते हैं, हर घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और हमने ये चीज़ें देखी भी हैं, हर घर की बात है ये। लेकिन बात यही है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी मुश्किल वक्त में या वैसे भी उस जगह को छोड़ दे जहाँ से उसकी वाबस्तगी होती है। और अगर 33 साल की बात की, चौधरी साहब ने कहा कि 33 साल हो चुके हैं मुझे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से और वज़ीर आज़म साहब के साथ, और मैं 33 साल की रफ़ाकत जो है वो नहीं छोड़ सकता, और ये जो मेरे बारे में बातें की जा रही हैं बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं।
लेकिन साथ साथ कहा कि अगर फैसला आ जाता और पहले कहा जाता कि पहले मैंने सोचा था कि फैसला आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मतलब नाराजगी शो की, लेकिन साथ साथ मान भी बताया। उन्होंने बताया कि मैं किसी सूरत नहीं छोड़ सकता हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब को, मैं किसी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ लड़ाई झगड़े हैं, कुछ बातें हैं वो होती हैं, मेरे आपसे कुछ मसाइल होते हैं, आपके मेरे से होते हैं, तो एक हर घर की स्टोरी है। लेकिन आपको कितना पानी फिर गया है वो शेख रशीद साहब पे, खुर्शीद शाह साहब पे, बड़े लोगों ने बड़ी बातें की। शेख साहब के बारे में ज्यादा चौधरी साहब बात करनी है, मुझे चौधरी साहब के जो तर्जुमान बने हुए थे वो शेख रशीद साहब बने। अच्छा, लेकिन बात ये है, अगर आपको याद हो पहले तो एक और बात हो रही थी, वो ये हो रही थी कि एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनेगा, चौधरी निसार साहब उसको लीड करेंगे और वो लेकर जाएंगे किसके पास, पीटीआई के पास, ठीक है ना। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ कि चौधरी साहब को अपनी साइड पे लाने की कोशिश जो है ना वो छोड़ दे, अपनी पार्टी में चौधरी निसार ढूंढें जिसके अंदर इतनी करेज हो कि वो अपने लीडर के सामने खड़ा होकर अपने दिल की बात कह सके। मेरे ख्याल में चौधरी निसार साहब ने ये आज भी साबित किया है, आज भी अपना कद उनका बढ़ा है। और आपको याद होगा जब एक झगड़ा हुआ था, याद है वो जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन चल रहा था धरने के दिनों में, तो उस वक्त चौधरी इत्तेजाज अहसन साहब और इनके दरमियान जरा स्कफल हो गई थी। चौधरी साहब भी चाह रहे थे, वो पता नहीं मलिक साहब की वजह से, जिसकी वजह से चाह रहे थे कि कोई लड़ाई हो जाए, फूट हो जाए, तो उस वक्त जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर बड़ा सख्त किया गया। उस वक्त हमें लगता था कि चौधरी साहब लड़ेंगे और फिर ये जो दोनों के दरमियान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान थोड़ा सा इकाई इत्तेहाद हमें नजर आ रहा था, वो टूट जाएगा। लेकिन उस वक्त भी चौधरी निसार साहब ने टुक स्टैंड विद हिज ओन पार्टी, राइट, इफ यू रिमेंबर। तो उस वक्त जो है भी मैंने आपसे कहा था कि उनका कद बढ़ा है, आज के दिन में इसका कद बढ़ा है, ठीक है। जब ये सारी स्पेकुलेशन हो रही थी, सबसे पहले मेरे ख्याल में हमारा प्रोग्राम था जिसमें मैंने कहा था कि आप जानते नहीं है कि चौधरी निसार कौन है, और अगर आप समझते हैं कि वो बंदा जिसको मुशर्रफ ने पहली प्रायोरिटी में प्राइम मिनिस्टर की ऑफर की थी जब काफ बन रही थी, PMLQ बन रही थी, चौधरी साहबान दूसरे वाले जो हैं वो बहुत बाद में आए थे। पहले जो है ना मियां अजहर साहब भी नहीं आए थे, इनका नाम आया था कि इनको कोशिश कर लो। अगर ये मान गए मुशर्रफ के जमाने में अगर ये PM बनना चाहते हो तो आज इनके अलावा नाम किसी का ना हो, ठीक है। अगर उस वक्त ये नहीं गए तो अब क्यों जाएंगे, ठीक है। और मैंने ये कहा था कि जो समझते हैं कि वो पार्टी छोड़ जाएंगे या फिर वो जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, वो मूड होकर, ठीक है। तो आज के दिन मेरे ख्याल में उनको बड़ी मेहरबानी होगी कि मुंह छोड़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ थोड़ा मुझे अंदाजा प्रोसेस के बारे में और लोगों के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये भी साथ हमने कहा कि अगर मैं सपोज इससे पहले जिस तरह वो माइंड बना चुके थे कि शायद मैं इस्तीफा दे देता, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को वज़ीर-ए-आज़म साहब को कभी नहीं छोड़ता, मैं सिर्फ अपनी वजारत से इस्तीफा दे देता। तो वजारत से इस्तीफा देना, हाँ, और सियासत से वजारत से इस्तीफा देना क्या इतना होता है कि किसी ने 33 साल की ताकत छोड़ दी? अच्छा, नहीं, लेकिन मैंने कहा जो है ना नाराजगी तो जाहिर होती है ना, कह रहे थे कि मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन बाहर क्या नाराजगियां तो थी ना, शिकायतें शिकवा तो था, और वो बाहर क्या देखिए, दैट इज नॉट माई लुकआउट। जो आपके अपनी पार्टी के अंदर चल रहा है, मेरे लिए PMLN इज अ पार्टी, दैट्स राइट। उसके अंदर अगर हाँ कोई बंदा छोड़ के जाता है, किसी और पार्टी में चला जाता है, तो दैट इज बिग न्यूज। अदरवाइज घरों के अंदर आपने सही कहा, झगड़े भी होते हैं, नाराजगी भी होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान साहब के पास कम से कम एक बंदा ऐसा होता जो पार्टी के अंदर भी रह सकता और फिर इस तरह की बातें कर सकता, तो आज इमरान खान साहब से जो 99% गलतियां हुई, और मैं कहता हूं कि इमरान साहब की सेंस ऑफ डायरेक्शन ही गलत है। 1997 में इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए था, आपने लड़ लिया, एक टिकट में एक सीट नहीं मिली। मुशर्रफ को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, आपने सपोर्ट किया, और एंड में क्या हुआ, मुशर्रफ साहब आप समझते थे आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे, उन्होंने आपको एक सीट दी। अच्छा, उसके बाद और भी है, अच्छा हाँ, 2008 के बारे में और 2013 के बारे में, 2008 के बारे में हाथ जोड़े थे कि खुदा के लिए बाइकआउट ना करना, आपने बाइकआउट कर दिया। 2013 में आपको बहुत अल्लाह ताला ने ताकत दी थी कि भाई अब धरने ना करना, आपने धरने कर दिए। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है। चौधरी निसार टाइप का अगर कोई बंदा वहां पे होता तो शायद उनको भी थोड़ा सा सही डायरेक्शन मिल जाती। लेकिन अब वो बात करेंगे जब हम ब्रेक से आएंगे कि जो असल मफहूम था वो क्या था। बिल्कुल ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मफहूम क्या था, चौधरी निसार साहब जो है वो बात कहना क्या चाह रहे थे, कितनी बात उन्होंने कही है, कितनी बात अंदर रखी है, क्या उनकी असल में फील थी, नाराजगियां हो जाती हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने जो ये प्यार और मोहब्बत और साथ सिंसेरिटी और कमिटमेंट का आज भी जो बात की है, जो मुजाहरा की है, वो हम चौधरी निसार साहब से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे से। हमारे साथ रहिएगा।
अद्वियात ले जाना सख्त ममनू है। सिर्फ वो अद्वियात जो हाजी कैंप के डॉक्टर से तस्दीक और पैक शुदा हों ले जाई जा सकती है। लिहाजा अपनी रोजमर्रा की जरूरी अद्वियात अपने डॉक्टर के नुस्खे के हमरा ले जाकर हाजी कैंप से तस्दीक और पैक करवा लें। 2013 जब हर सू दहशत व खौफ का राज था। 2013 में हमारी हुकूमत आई थी तो दहशत गर्दी मुल्क भर में फैली हुई थी। आज अल्लाह के फजल करम से दहशत गर्दी खत्म हो रही है, उसकी कमर टूट चुकी है। मगर आज 2017 में हर जगह अमन, तरक्की और उम्मीद के दिए जल रहे हैं। ये है वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की 4 साल कारकर्दगी की झलक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम वज़ीर दाखिला शौकत निसार साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस हवाले से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का काफी इंतजार था और बार बार कुछ लोग जो हैं जो कि शायद कॉन्स्पिरेसी फैलाने में माहिर हैं वो इंतजार कर रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए और कहीं से इस्तीफा आ जाए। तो उनको लग रहा था जैसे बहुत ही कोई बड़ी विकेट वो गिरा लेंगे और सारा क्रेडिट है वो उन लोगों को जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। तो निसार साहब ने कहा कि मैंने हमेशा वज़ीर आज़म साहब से पूछा है कि क्या मैं आपके सामने सच बात कहा करूं, तो वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा मुझे कहा कि जी आप मेरे सामने सच बोला करें और मैं हमेशा इसीलिए सच्ची बात कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा हमेशा से कोशिश रही है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स होते हैं उनको मैं जोड़ के रखूं और मैंने यही काम भी किया। साथ उनका ये भी कहना था कि बस अफसोस है कि 1 माह से मुझे मुशावरती अमल से जो है वो बाहर रखा जा रहा था। ये एक अफसोस नजर आ रहा था कि 1 माह से उनके मुताबिक जो है वो कोई मुशावरती अमल था। लेकिन मैं कहती हूँ पैनामा का इतना मसला रहा है, सब कुछ रहा है, तो अब मे भी ये चीजें हो सकती हैं। देखिए मामला ये है डॉक्टर साहबा, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी का वो अंडर द हुड कहते हैं ना, जो गाड़ी का बोनट होता है उसको खोल के आप देखें तो गाड़ी के अंदर पता चलता है इतनी सोनी गाड़ी ठहरी उसके अंदर क्या कुछ है, कोई अच्छा है कुछ खराब है। लेकिन इशू ये है कि इट इज द स्टोरी अंडर द हुड और मेरा वो लुकआउट है नहीं। हालांकि हर पार्टी वाला जो है ना वो इंट्रोस्पेक्शन और बहुत ज्यादा वो करना शुरू हो जाता है। चौधरी निसार साहब के बारे में आज तो इतनी बड़ी गलती की मीडिया ने, उन्होंने अच्छा मैं भी समझ रहा था जब मैं उनकी बातें सुन रहा था ना, उन्होंने कहा कि मैं छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह। तो 2 मिनट के लिए ब्रेकिंग पे चलना शुरू हो गया कि जिन्होंने इस्तीफा दे देंगे जैसे केस का फैसला। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बात खत्म की, वो चले गए। अच्छा उस वक्त मुझे भी ये लगा कि क्योंकि बंदा आता जाता है ना तो कुछ और काम भी कर रहा होता है साथ साथ, तो मुझे भी ये लगा कि शायद वो ये ऐलान कर रहे हैं। उसके बाद जो है तबसरा हो गया, पैनल बैठना शुरू हो गया। उन्होंने कहा हाँ जी वो जा रहे हैं, अब वो नहीं रहेंगे। अच्छा हाँ जी, अच्छा उसके बाद जो है वो कॉरेंजेंडम आया, तो उसमें एक चैनल ने ना साबित करने के लिए कि उन्होंने कुछ और कहा था पहले, उन्होंने क्लिप चलाया। जब क्लिप चलाया तो वो आगे से क्या कह रहे हैं, कल तक मैं ये सोच रहा था, ठीक है हमने मिस कर दिया। और अगर मीडिया इतना जल्दबाजी में है कि कोई ऐसी बात की जाती है और वो मीडिया जो है उसको समझ नहीं पाता है, तो समझता है मीडिया समझना चाहता है। नहीं मेरे ख्याल में ये मोटो गलती थी और पता क्या है बड़े जज्बाती थे बिल्कुल। चौधरी निसार साहब से जज्बाती, मीडिया तो वैसे ही जज्बाती है, ऑन रॉक्स भी है और वो बहुत ज्यादा हार्मोन्स उसके हाई है, तो वो उन्होंने बस उठाई कांज और भागना शुरू कर दिया। हालांकि अगर थोड़ा दोबारा जब आपने सुना है, देखिए मुझे आदत है उन चैनल्स की और मैंने बड़े चैनल्स में काम किया जहाँ पे मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे लोग जो है ट्रांसक्राइब करते हैं। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या बात हुई थी। थोड़ा सा यार 2 सेकंड के फर्क है, जरा बात को समझ लो, एक दफा दोबारा सुन लो, ताकि नोट्स ले लो, तो वो नहीं हुआ। लेकिन अब चौधरी निसार साहब की जो शिकायतें वगैरह हैं वो तो असल में वही बस वेंटिंग, अपना गुस्सा जो था या दिल की भड़ास है वो निकाल रहे थे। उन्होंने कहा आज मैं कहूँगा तो मैं ज्यादा बात कर जाऊंगा, बाद में मैं फिर बात करूंगा चंद दिनों के बाद, तो वो मेरे ख्याल में आपको ज्यादा क्लियर आएगा। वैसे हम चौधरी साहब का देखते हैं कि जरा मिजाजन क्योंकि गुस्से के भी हैं, तो जरा हम देखते हैं कि उनके कुछ ना कुछ कोई ना कोई मसाइल जरा रहते हैं, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा रहता ही रहता है, फिर दोस्ती हो जाती है, बिल्कुल चीजें क्लियर रहती है, जैसे घरों में इस तरह से होता है। उन्होंने कहा कि जी पार्टी के अंदर से साजिशों का मुझे सामना करना पड़ता है, साथ जरा सीनियरिटी और जूनियरिटी के बारे से भी निकालने का, सीनियर जूनियर्स का भी बड़ा मसला है, पहले सीनियर थे अब जूनियर होते, ये इस तरह की चीजें चलती रहती है। तो आपको नॉट आवर लुकआउट, इट इज योर पार्टी, ठीक है, इट इज योर पार्टी, सॉर्ट इट आउट, ठीक है ना।
तो बेहतर होता है कि चीजें वैसे आपस में कर ली जाए, क्योंकि ये बात वो कहते हैं ना, घर की बात बाहर आती है तो फिर सारे डिस्कस करते हैं, बेहतर होता है घर के अंदर बात करा होता है। अब अपने देखिए मेरी 2 बेटियां भी हैं, मेरा जो घर है, तो मैं उन सबको अब ये कहता हूँ कि वी आर लिविंग इन एन एज जहाँ पे यू कैन नॉट हैव एनी सीक्रेट। अब आपको हर जगह पे मोबाइलों में कैमरा है, बाकी सब कुछ है। नाउ यू कैन नॉट थिंक कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज है, तो अब ये चीजें बाहर भी आ जाती, कोई मसला नहीं है यार, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये जरूर है कि जो बड़े हैं पार्टी के, उनका काम है कि अगर छोटे और बड़े के दरमियान कोई लड़ाई हो तो वो उन्होंने लिए, उन्होंने 2-3 नाम लिए, उन्होंने नाम लिया सालदार साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, सादर रफीक साहब का। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे काम किया है और बड़ा मुझे समझाया है और बड़ी मुझसे बात भी की, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश भी की है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी शहबाज शरीफ साहब और ये सब लोग, सालदार साहब और सादर रफीक साहब अभी बैठे हुए थे कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर निकल आया हूँ, तो वो मुझे देखते रह गए कि जी अभी तो हम बात करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बड़ी जरूरी है। आपने कहा कि देखे ना, उसका मतलब ये वो आपको 1 घंटा पहले खबर दे गए थे। अच्छा, लेकिन उनकी जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद एक खबर थी, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने जो कहा कि कल तक मेरे जज्बात क्या थे, लेकिन ये जो है ना सस्पेंडेड उनकी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया कि अब मूड डिफरेंट हो गया। अच्छा, लेकिन उन्होंने 3 और बातें की हैं विच आर वेरी क्रिटिकल। पहली जो तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि मुल्क बहुत बड़े क्राइसिस में है, बिल्कुल। इसके बारे में सिर्फ 5 लोग जानते हैं बशमूल मेरे, 2 वर्दी वाले और 2 सिविलियन। मेरी बात है, उसके अंदर आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर तो लाजमी होंगे और उसको हम क्यों स्पेकुलेट करें। लेकिन जितना बड़ा थ्रेट पाकिस्तान को, ये बहुत बड़ा है, और इस तरह के हालात को फिर उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान पता नहीं क्या क्या बातें की, उन तमाम को वो करके उन्होंने ये आपको एहसास दिलाया मिन हासिल कौम कि एट दिस मोमेंट इट इज द मेक और ब्रेक फॉर द कंट्री, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने इसी से निकलते हुए 2 ज़ेली स्टेटमेंट्स की। उन्होंने कहा वजीर आजम साहब, मैं दुआ भी करता हूँ इंशाअल्लाह ताला फैसला आपकी सपोर्ट में आएगा, आप लकी भी हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आए तो विंडिक्टिव नहीं होना, माफ करो आगे, ठीक है। मेरे ख्याल में ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर क्राइसिस पे है मुल्क तो उसमें पाकिस्तान इंतशार के लिए बहुत ज्यादा सब्जेक्टेड नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा शिकार नहीं हो सकता इंतशार का। तीसरी बात, 5वीं बात जो उन्होंने की, जो कि सबके लिए होना, जो हमारे ख्याल में, लेकिन बात ये है ना कि इमरान खान साहब हमारा मुल्क जिस तरह अभी आप भी कह रहे हैं, बात सुनिए, अभी देखें ना लाहौर का ब्लास्ट, बाकी ये लाहौर का ब्लास्ट सिर्फ नहीं है, बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ ऐसा है हमारा, इसका मतलब मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आई है, दहशतगर्दी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। तो जरा इन हालात में मैं आपको ये आखिरी बात कर लूँ, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि लोग स्पेकुलेट करना शुरू हो गए कि क्राइसिस से मुराद उनकी कहाँ तक है, तो मेरे ख्याल में मामला उससे भी बड़ा, ठीक है, जो लोग स्पेकुलेट हमेशा क्राइसिस के लिए। लेकिन 5वीं बात ही खत्म हुई। उन्होंने कहा कि अगर आप जो है आपके खिलाफ भी आए तो जो है ना आप जो है इसको एक्सेप्ट करें और फिर इसके अंदर जो है ना बहुत ज्यादा नाराज ना हो, ठीक है। मेरे ख्याल में इन दोनों सूत्रों में वाकई वजीर आजम साहब करेंगे भी, उनको मशवरे सबके मिलते हैं, लेकिन वजीर आजम साहब इंतशार मुल्क में नहीं चाहते। वजीर आजम साहब की मोहब्बत है, एक लक है, एक मोहब्बत है। लक ये है कि लकी इतने हैं कि 3री दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। यार याद करें 2002 के अंदर, 1999 से 2002 के अंदर हम कहते, हर बंदा कहता था कि अब तो यार खत्म हो गया ना, अब तो इनकी पार्टी भी खत्म हो गई। 2002 के इलेक्शन में फिर पार्टी वजूद रखती थी, उसके बाद उस बंदे का वजीर आजम बन जाना, ये लक है। लेकिन दूसरा ये है कि जितना ज्यादा पिछले 4.5 साल में, मैं हार्ट का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ और मेरे पीछे PTI का कोई बंदा आवाजें कसता हुआ आ रहा हो और मैं ऑपरेशन को भी एक ड्रामा, लेकिन वो तो ड्रामे की बात तो आ रहा है ना, लेकिन जो उस वक्त मैं जा रहा हूँ और मेरे ऊपर आवाजें कस रहा हूँ कि दैट मीन्स कि इट कुड किल मी, राइट। और उस वक्त भी फिर मैं वापस आऊँ और फिर मुल्क की खिदमत के लिए करूँ तो मोहब्बत भी होगी ना भाई। अगर मोहब्बत की बात अगर मान लें, इमरान खान साहब की बात सुनेंगे, शेख रशीद साहब की बात सुनेंगे, हमें एक और कंपैरिजन देना चाह रहा था। आपने 3 दफा शेख रशीद साहब की बात की तो एक दफा मैं भी कर दूं। मट्टी मट्टी का फर्क होता है, ठीक है, कच्ची मट्टी पक्की मट्टी। आपने कभी वो कच्चे घड़े वाली कहानी सुनी? दरिया के दरमियान जो है ना जाके घुल जाता है और वो मर जाती है मोहतरमा। शेख रशीद साहब कच्चा घड़ा, इमरान खान साहब पे अल्लाह रहम करे क्योंकि उनके साथ हैं, लेकिन ये याद रखिएगा 2002 का इलेक्शन जो है शेख रशीद साहब ने इस वादे से इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ा था कि मैं नवाज शरीफ के साथ मिलूंगा, ठीक है। और उसके बाद वो परवेज मुशर्रफ यानी कि जो हटाने वाला था उसके मिनिस्टर बन गए। अच्छा, चौधरी निसार साहब पक्का घड़ा है, पक्की मट्टी के बने, दरमियान में नहीं, आपको दिखा, ठीक है।
अगर आप ये समझ जाए ना तो दो लोग कट्टे खड़े ले जाके इस बात पे खुश है कि वो एक पप्पू साहब भी है ना, ये पप्पू साहब जो है वो बड़ी तेज तेज बातें करते हैं, माशाल्लाह स्क्रीन पे आते तो पूरा स्क्रीन फल कर देते हैं। अगर वो बार बार जो है वो तेज क्यों के बोलते हैं तो वो मेरे चैनल में होने चाहिए, ये मेरी पार्टी में होने चाहिए, तो उससे आज के दिन तो आपका काम निकल जाएगा। लेकिन आपको याद रखेंगे वो 4 पार्टियों को इस तरह से झटके से चेंज कर चुके हैं, तो 5वीं पार्टी बदलते हुए भी अभी क्योंकि बात की चरण साहब ने कहा कि मुल्क को जो है शदीद खतरात हैं और वो बैरूनी खतरात है। मैंने अभी क्योंकि मेरे कमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया था, हमें हमेशा जब भी बात करते हैं खतरात की तो पता नहीं क्यों लगता कि मिलिट्री सिविल रिलेशनशिप को खराब होने को इस तरह के खतरात हैं। बड़ा क्लियरली इस बार समझाया जा रहा है कि जो खतरात हैं वो बाहर से हैं, बैरूनी ताकतें हैं, बैरूनी साजिशें हैं जो बहुत हमारे मुल्क के अंदर मसाइल पैदा कर रही हैं। लेकिन फर्क क्या बात है कि हम अपने मुल्क में अंदर पैनमा खेलते रहें, बाकी चीजें करते रहें। हमें अभी तक हमने कोई भी इस तरह की पूरी सियासी जमातों ने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई या अभी तक हम उनको जगा नहीं पाए कि देखिए हमारे मुल्क को बाकी बाहर से कितना खतरा। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, देखिए मैंने अभी आपके सामने वजीर आजम को कम्प्लीमेंट दिया, ठीक है, इसी तरह से मैं आपको फौज और जुडिशरी को भी बहुत कम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा मैच्योरिटी अब दिखाना शुरू कर दिया ना, काश हम साथियों में भी आ जाए तो पाकिस्तान बन जाएगा, ठीक है। और फिर इमरान खान साहब भी थोड़ा सा उसकी एक घुट्टी ले लें थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन एक बात जरूर है कि इमरान खान साहब और उनके साथ जो ये सारे लोग मिले हुए हैं, ये मुशर्रफ साहब की बाक़ियात है। मुशर्रफ साहब का डिवाइड एंड रूल और कंकर का तरीका था, इस तरह से टेक ओवर किया था। अभी भी ये मसला है कि ये लोग समझते हैं कि आज पाकिस्तान के ऊपर पहले कब्जा हो जाए, उसके बाद हम देख लेंगे जो टूट गया। लेकिन दे डोंट रियलाइज कि इस वक्त मुल्क बहुत सारे भमरों के एंड सेंटर में, इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म में, तो हमें बचाना पहले जरूरी है। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल सेम टाइम ऑन सेम चैनल। तब तक रखेगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।